नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं टॉप 10 एमसीक्यूज ऑफ द डे। तो आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च पेपर रिलीज्ड बाय 16th फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन अरविंद पनगड़िया, to what percentage has extreme poverty in India declined in 2023-24। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है हमारे अरविंद पनगड़िया जी, उनके एक शोध पत्र में ये बताया गया है कि भाई हमारी जो अत्यधिक गरीबी है वो 2023-24 के आंकड़े दिए हैं, तो कितने प्रतिशत रह गई है ये उन्होंने बताया है। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो हमारा आंसर होगा 2.3%। तो दोस्तों, अरविंद पनगड़िया जी ने जो रिसर्च पेपर रिलीज किया है, इसके मुताबिक इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो घट करके 2.3% रह गई है, जो 2011-12 में दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ये 21.9% थी। 2011-12 में 21.9% हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी की रेट थी। और ये जो 21.9% रेट का जो आंकड़ा दिया था, ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी के द्वारा दिया गया था। सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है उसके द्वारा ये आंकड़ा दिया गया था कि भाई हमारी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 21.9% है। और एक चीज़ आप और ध्यान रख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक ने जो अपने आंकड़े दिए हैं उसमें कहा है कि भाई जो व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 पर डे, जो 2.15 डॉलर्स अगर खर्च करता है तो व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फटाफट से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 रेजिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई लिमिट इन इंडिया इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज टू व्हाट परसेंटेज, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, उसकी सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसकी जो सीमा है वो बढ़ा करके 100% कर दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। यूनियन कैबिनेट ने इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है 2025 पास करके अब इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो 100% एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउ हो पाएगा उनके पास। पहले ये लिमिट जो थी, पहले ये लिमिट कितनी थी? 74%। पहले ये लिमिट 74% थी, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। और इसका जो मकसद है वो ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पैसा हमारे देश में आए और इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का टारगेट जो है हमारा वो पूरा हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि भारत में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करता है और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर भी आप ध्यान रख सकते हो, ये है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और सरकार का टारगेट है कि 2047 तक, 2047 तक जो है वो हर इंडियन के पास इंश्योरेंस कवर हो, ऐसा सरकार का टारगेट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच स्टेट हैज क्लेम्ड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर इन 2025, यानी कि किस राज्य ने 2025 में लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार हासिल किया है? तो ये पुरस्कार हासिल करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। हाँ जी, आंध्र प्रदेश ने चौथी बार लगातार नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जीता है। ये अवार्ड उन्हें एनर्जी एफिशिएंसी में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मिला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ये अवार्ड नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे पर इन्हें देंगी। ठीक है, तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो 14 दिसंबर को मनाया गया, यानी कि कल मनाया गया, संडे को। और ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इंपॉर्टेंट डेज में आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अ, और ये जो अवार्ड है ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो संस्थान है उसके द्वारा दिया जाता है। और आंध्र प्रदेश ने इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी भी लॉन्च की थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि आंध्र प्रदेश ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की थी, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी। इन सब चीज़ों के बारे में इसकी जब आप डिटेल्स पढ़ोगे
करोगे तो इस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी हैं। तो हम यहाँ पर इसके जो मेन मेन पर्पज़ है उनको डिसाइड करेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। हाल ही में किस जल निकाय को 2025 में भारत का 96th रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है? विच वाटर बॉडी हैज रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 96th रामसर साइट इन 2025? देखिए, एक तो रामसर साइट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और नई रामसर साइट जब भी जुड़ती है तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 96th जो रामसर साइट जोड़ी गई है वो है हमारी सीलीसेड लेक, जो कि अलवर राजस्थान में स्थित है। अलवर राजस्थान के अंदर ये स्थित है। एनवायरनमेंट सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अलवर में ये सिलीसेड लेक जो है इसको 96th रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही एक और आप ध्यान रख सकते हो, छत्तीसगढ़ का कोपरा रिजर्वेयर। ये जो कोपरा रिजर्वेयर है ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर कोपरा रिजर्वेयर है, इसे भी ऐड किया गया है। 95th जो है वो कोपरा रिजर्वेयर को ऐड किया गया है। तो ये दो रामसर साइट जो है वो नई जोड़ी गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। रामसर जो है वो ईरान के अंदर, ईरान का एक शहर है रामसर, और वहाँ पर एक कन्वेंशन शुरू की गई थी 1971 में। 1971 में, इसलिए इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। और सीलीसेड लेक की अगर हम बात करें तो इस लेक को अलवर के महाराजा ने 1845 में 1845 के अंदर अलवर के जो महाराजा थे विनय सिंह, उन्होंने बनवाया था। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कहाँ पर स्थित है और इसे किसने बनवाया था। और ये 96 रामसर साइट के रूप में जोड़ी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। Which city is hosting the National Transgender Sports Meet 2025 themed समता का महोत्सव? यानी कि समता का महोत्सव थीम पर आधारित राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर खेल मीट 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? तो देखिए, ये पहली बात तो ये कि अपने आप में एक अनोखे जो है वो खेल है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि रायपुर, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ पर नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 होस्ट किया जा रहा है। इस इवेंट की थीम जो है वो है समता का महोत्सव। क्या है? समता का महोत्सव, ये इसकी थीम है। करीब 10 साल बाद ऐसा नेशनल लेवल का इवेंट ट्रांसजेंडर्स के लिए ये जो है वो आयोजित हो रहा है, और ये इवेंट स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम रायपुर में आयोजित होने वाला है। छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिलकर इसे आयोजित करवा रहे हैं, ठीक है। और बस्तर फाइटर्स यूनिट में ट्रांसजेंडर को भर्ती भी किया गया है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। छत्तीसगढ़ पुलिस ने रिसेंटली बस्तर फाइटर्स, बस्तर फाइटर्स यूनिट में ट्रांसजेंडर्स को भर्ती किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताता है कि भाई विच यूनिवर्सिटी हैज इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ द फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 हेल्ड इन राजस्थान? तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार कहाँ पर हुए हैं? तो ये राजस्थान में हुए हैं। और इसमें कौन सा जो यूनिवर्सिटी है वो चैंपियन बना है? तो आपको ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें चैंपियन बन के निकला है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल 67 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 42 गोल्ड हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो लगातार दो बार यानी 2024 और 2025 में ये गेम जीतने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये गेम्स जो हुए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये राजस्थान में आयोजित हुए हैं। और 42 गोल्ड मेडल्स के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का भी रिकॉर्ड जो है वो बनाया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप एक ये भी चीज़ ध्यान रख सकते हो कि भाई इस बार पहली बार कैनोइंग और कायाकिंग, ये दोनों बोट रेस होती है, ये भी पहली बार इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, शामिल की गई है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक जाइंट लॉन्च द महाक्राइम ओएस एआई प्लेटफॉर्म इन महाराष्ट्र टू असिस्ट पुलिस इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस? यानी कि किस तकनीकी दिग्गज ने महाराष्ट्र में पुलिस को साइबर अपराध जांच में सहायता करने के लिए महाक्राइम ओएस एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो हमारा आंसर हो गया माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च किया है। इससे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्य नडेला ने लॉन्च किया। ये एक एआई टूल है जो पुलिस को डेटा एनालाइज करने और साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करेगा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट के अजोर क्लाउड पर चलता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसको नाम दिया गया है अजोर। इस क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर ये
चलता है, ये रन करता है, और ये अलग-अलग लैंग्वेजेस में डेटा को समझ सकता है और डिजिटल एविडेंस को लिंक भी कर सकता है। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी लॉन्च इवेंट पर मौजूद थे। आपको ध्यान रखना है इसे लॉन्च किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो हैं सत्य नडेला, सत्य नडेला ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द सोइल लेक रिसेंटली इनॉग्रेटेड अंडर नेंगसांग रिवर वैली प्रोजेक्ट टू प्रमोट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि हाल ही में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नेंगसांग नदी घाटी परियोजना के तहत सोयल लेक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो सोयल लेक का उद्घाटन किया गया है, ये मेघालय के विलियम नगर के अंदर किया गया है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से ये न्यूज़ है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो सवाल होते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने विलियम नगर में सोयल लेक का उद्घाटन किया। ये नेंगसंग रिवर वैली प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका मकसद पानी को स्टोर करना और वहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेघालय क्लाइमेट चेंज काउंसिल का जो है वो गठन किया गया है, क्योंकि वहाँ 40% गांवों के अंदर पानी की कमी हो रही है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, मेघालय जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो और जो सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान है मौसिनराव, वो भी मेघालय में स्थित है। फिर भी वहाँ पर 40% गाँव में पानी की कमी हो रही है। तो पानी बचाना कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों को समझना चाहिए, और आप लोगों के, हम सभी को समझना चाहिए। और पानी की जो है वो किल्लत धीरे धीरे देखने को मिल रही है पूरे देश के अंदर, तो हमें पीने के पानी को बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर्स पानी इसको स्टोर कर सकता है। 10,000 क्यूबिक मीटर पानी जो है ये स्टोर कर सकता है। और मेघालय जो है उसकी कैपिटल क्या है, शिलोंग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विलियम नगर के अंदर ये जो है वो प्रोजेक्ट वो शुरू किया गया है। तो हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Fourth National Lok Adalat of 2025 was held across India on December 13, focusing primarily on the settlement of which type of pending cases, यानी कि जो चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत जो है पूरे भारत में आयोजित की गई, वो मुख्य रूप से किस प्रकार के लंबित मामलों के निपटारे पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो है ट्रैफिक चालान्स एंड माइनर ऑफेंसेस, यानी कि ट्रैफिक चालान और छोटे अपराधों को इसके अंदर निपटाया जाएगा। और इसका मेन फोकस ट्रैफिक चालान और छोटे अपराधों को निपटाना ही होता है। ठीक है, लोक अदालत में लोग बिना कोर्ट के चक्कर काटे आपसी समझौता करके भी केस खत्म कर सकते हैं, और लोक अदालत का फैसला फाइनल होता है। इसके खिलाफ किसी और कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। आप ध्यान रखना, इसका जो भी फैसला होगा वो फाइनल फैसला होता है, इसके लिए आप किसी में भी अपील नहीं कर सकते हैं। और इसमें कोर्ट फीस वापस मिल जाती है और मामला तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन सीरियस क्राइम्स जो होते हैं जैसे मर्डर या रोबरी वगैरह, वो लोक अदालत में नहीं सुने जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोक अदालत किसके लिए लगाई गई, ट्रैफिक चालान और माइनर ऑफेंसेस यानी कि छोटे अपराधों के लिए ये लगाई गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की, जो कहता है कि व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर द वीक एंडेड December 5, 2025, यानी कि 5 दिसंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। अभी विदेशी मुद्रा भंडार की जो है वो लागत या कीमत जारी की गई है, तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो कीमत है वो है 687.26, यानी कि $687.26 बिलियन। ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है। और आरबीआई ने के ये नए डेटा के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार, हालांकि ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि $704 बिलियन जो है वो रहा था, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन अभी भी हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हैं। और फॉरेक्स रिजर्व में सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स का होता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी जो है वो कैश के रूप में या फिर उनसे संबंधित कोई बॉन्ड वगैरह जो है हमारे पास जमा होते हैं, तो वो फॉरेन करेंसी एसेट्स कहलाते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास गोल्ड। सेकंड नंबर पे हम गोल्ड रखते हैं। ठीक है, और आरबीआई का कहना यह है कि भाई रिजर्व इंडिया के 11 महीने के इंपोर्ट्स के लिए काफी है, यानी कि 11 महीने तक हम इंपोर्ट कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। 11 महीने के आयात के लिए ये पैसा जो है वो काफी है। ठीक है, और पिछले हफ्ते में गोल्ड रिजर्व की वैल्यू बढ़ने से ये टोटल अमाउंट ऊपर भी गया था। जैसा कि हमें पता है कि भाई पहले गोल्ड के प्राइस थोड़े से ज्यादा हुए थे, तो ये अमाउंट जो है वो बढ़ गया था, क्योंकि गोल्ड भी हम इसके अंदर जमा रखते हैं। तो अभी हमें फिलहाल ये ध्यान रखना है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है, $687.26 बिलियन। और
तो आज के हमारे ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, और ऐसे ही हम आगे आपके लिए डेली ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, करंट अफेयर्स के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं या फिर एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ इसमें पसंद आई, और आप किस अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।